हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवेल्ड। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जो हजारों सालों से अपनी रहस्यमयी नॉलेज को छुपा कर रखी हुई है, द नाइन अननोन्स। ये कॉन्सेप्ट एक कहानी नहीं बल्कि एक लेजेंड है जो एंशिएंट इंडिया से शुरू होता है और फिर दुनिया भर के स्टोरीज और कल्चर में अपनी जगह बनाता है। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे इसका ओरिजिन, इसके कनेक्शंस विद अशोक और कैसे यह सीक्रेट सोसाइटी एक मिस्टीरियस ऑरा क्रिएट करती है और आज भी लोगों को फैसिनेट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर एक ऐसी दुनिया की ओर जहां नॉलेज इतनी पावरफुल थी कि उसे दुनिया से छुपा कर रखा गया। तो कहानी शुरू होती है भारत के महान सम्राट अशोक से, जिनकी जिंदगी का एक मोड़ उन्हें एक अलग रास्ते पे ले जाता है। आइए सबसे पहले हम सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसी के आसपास हुआ, जो कि मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। अशोक का जीवन काफी गहन रहा। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता के प्रशासन को देखा और उनके जीवन का प्रथम अध्ययन युद्ध और राजनीति पर हुआ। एक कहानी के अनुसार अशोक अपने 4 भाइयों के साथ कभी कभी युद्ध खेलते थे और ये उनका अभ्यास उन्हें साम्राज्य के असली कार्यवाही में मदद करता था। उन्होंने शुरुआत में काफी तेजी से अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाई। अशोक के बारे में प्राचीन इतिहासकारों ने, जैसे कि मेगास्थनीज ने, उनकी यात्रा को दर्शाया है कि कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित और मजबूत किया। आज हम सब अशोक को द ग्रेट, एक महान सम्राट के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका राज्यकाल सिर्फ एक्सपेंशन और विजय तक सीमित नहीं था। अशोक का जीवन एक स्पिरिचुअल और एथिकल जर्नी का एग्जाम्पल था। उनका सफर एक क्रूअल रूलर, जिसे चांद अशोक के नाम से जाना जाता था, से शुरू हुआ और फिर एक कंपैशनेट और स्पिरिचुअल रूलर तक ले जाता है। सम्राट अशोक का यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना गहरा था कि उन्होंने अपने साम्राज्य के इतिहास को ही बदल दिया। एक बार जब उनका साम्राज्य बढ़ गया तो उन्होंने कलिंगा पर विशेष ध्यान दिया। कलिंगा, जो कि एक समृद्ध राज्य था, उनकी साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी बुद्धिमत्ता और हिम्मत के जरिए अपने साम्राज्य में शामिल करने का फैसला किया। कलिंगा की जंग 261 बीसी यानी 261 बीसी में हुई थी और यह युद्ध अशोक के लिए एक विशेष घटना बन गई। इस युद्ध में उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेना को भेजा, लेकिन इस युद्ध का परिणाम उन्हें हमेशा याद रहने वाला था। कलिंगा के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की, लेकिन अशोक ने अपने पुरुषार्थ से उन्हें साम्राज्यिक शक्ति से झुका दिया। कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने देखा कि कितने लोगों की जान गई और कितने घर बर्बाद हुए। कलिंगा का युद्ध भारत के इतिहास में एक ऐसा लम्हा था जो सिर्फ एक राज्य विस्तार का संकेत नहीं था, बल्कि एक सम्राट के दिल और दिमाग के अंदर की जंग का भी प्रतीक था। जब अशोक ने कलिंगा को जीता तो यह जीत सिर्फ राज्य पर कब्जा नहीं थी, बल्कि यह उनके अंदर के इंसान के हार की शुरुआत थी। कलिंगा के युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की जान चली गई थी और 1.5 लाख लोगों को वनवास या गुलामी में भेज दिया गया। जब अशोक ने युद्ध के मैदान में इस विनाशक दशा को देखा, उन्होंने अपनी जीत में अपनी हार देखी। वो इस परिणाम को देखकर अपने अंदर के खालीपन को समझने लगे। उन्होंने बयान दिया, ये जो मैंने किया, ये मेरे लिए किसी भी तरह से सम्मान की बात नहीं है। ये युद्ध सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज के लिए खुद से किया गया युद्ध है। ये बयान उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें उन्होंने ये समझा कि शक्ति से शांति नहीं मिलती। कलिंगा की जंग ने अशोक को एक विशेष ट्रॉमा दिया। इस युद्ध की कठिनाइयों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। एक समर्थक ऐतिहासिक लेखक का कहना है कि अशोक ने समझा कि उनकी शक्ति उनकी जिम्मेदारी है और इस प्रकार से उन्होंने धर्म और अहिंसा की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इस प्रकार के विचार उन्हें एक नए रास्ते पर ले गए। उन्होंने अपने साम्राज्य के लोगों के साथ संवाद किया और उनका दुख दर्द समझा। ये वही समय था जब उन्होंने धम्म को अपनाया, जो उनका नैतिक और धार्मिक मार्ग बन गया। उन्होंने ये प्रस्तावित किया कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अब तो अशोक की एथिक्स प्रजातंत्र के प्रतीक बन गए,
जिसमें उन्होंने प्रभु नीति, धर्म और अहिंसा के महत्व को दर्शाया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रशासन की नीति को एक नए ढंग से बदला। यहीं से शुरू होता है अशोक के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव। क्रोध और विजय की लालसा से लेकर शांति और धर्म के मार्ग तक। यह सब कुछ देखने के बाद अशोक ने एक ऐसे साम्राज्य बनाने की सोची जहां लोगों की सुख शांति सबसे महत्वपूर्ण हो। उन्होंने अपने आधिकारिक ज्ञान को छुपाकर नहीं रखा, बल्कि उसका उपयोग किया कि कैसे यह समाज के लिए लाभदायक हो सके। अशोक का धर्म, जो कि बुद्धिज्म पर आधारित था, उनके लिए एक रहस्य का जैसे प्रदर्शक था। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया आयाम प्राप्त किया। उन्होंने बुद्ध के युक्ति को अपनाया। सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दयालु होना चाहिए। इस प्रकार यह अशोक के राजा के रूप में एक नया रूप था, जो एक शक्तिशाली सम्राट से एक दयालु राजा बन गए। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म, सामाजिक न्याय और सभी के लिए एक समान अवसर का प्रचार किया। अशोक का ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उन्हें इतिहास में एक प्रभावशाली व्यक्ति बना गया। ये कहानी सिर्फ अशोक की नहीं है, अन्य शासकों की भी कहानी है जो युद्ध के बाद व्यक्तिगत परिवर्तन के शिकार हुए। जैसे कि रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन ने युद्ध के बाद अपने धार्मिक विचारों को बदला और क्रिश्चियनिटी को अपनाया। उनका विकास भी यह दर्शाता है कि कैसे युद्ध के बाद एक व्यक्ति अपने अस्तित्व और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। अशोक के एथिक्स ने समाज में एक नया प्रदर्शन किया, जिससे लोगों ने समझा कि धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। आखिर में अशोक का यह परिवर्तन उनके बाद के इतिहास पर भी प्रभाव डाल गया। उन्होंने जहां एक नया धार्मिक मार्ग प्रदर्शित किया, वहीं उनका नाम भी अमर हो गया। उनका प्रभाव उनकी एथिक्स के माध्यम से आज तक महसूस किया जाता है। अशोक के ज्ञान को समझने के लिए आज के समय में भी उनकी कहानी एक प्रेरणा है। उनका साम्राज्य चलता रहा और उनके आदि धार्मिक विचार आज भी दुनिया में प्रशंसित किए जाते हैं। उनके बाद के सम्राटों ने भी उनकी एथिक्स को अपनाया, जिससे एक साफ और न्यायपूर्ण समाज का विकास हुआ। अशोक की कहानी यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति का परिवर्तन कभी भी संभव है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। इनका ये कथन है कि धर्म ही सब कुछ है। आज भी हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। धर्म से मेरा मतलब कोई रिलीजन नहीं है। आपका जो कर्म है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। यहां पे अहिंसा और सबके साथ इक्वालिटी इनका धर्म था। जब अशोक ने अपने अंदर का बदलाव महसूस किया, तब उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी शांति, धर्म और बुद्ध के उपदेशों को फॉलो करने में लगा दी। लेकिन एक और चीज थी जो उनके मन में घटी। जब अशोक ने अपनी विनाशक शक्ति को देखा, उन्होंने सोचा कि यदि इंसान के पास ज्यादा नॉलेज हो और पावर हो तो वो इसे गलत तरीके से यूज कर सकता है। अशोक को यह एहसास हुआ कि कुछ चीजें दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। इस बात ने एक ऐसे सीक्रेट सोसाइटी को जन्म दिया जो दुनिया की सबसे पावरफुल और डेंजरस नॉलेज को छुपा कर रखेगी। ये सीक्रेट सोसाइटी थी द 9 अननोन्स। जब हम द 9 अननोन की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह कहानी कैसे शुरू हुई। इस कहानी का जड़ सम्राट अशोक के समय से जुड़ा है, जब उन्होंने अपने साम्राज्य को संरक्षित करने के लिए एक विशेष समाज का गठन किया। कहानी के मुताबिक अशोक ने इस समाज का गठन किया ताकि उनके साम्राज्य में किसी भी प्रकार के विशेष ज्ञान को दूसरे लोगों तक ना पहुंचने दें। इस ज्ञान को अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए एक रहस्य के रूप में रखा गया। अशोक के साम्राज्य के बारे में समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखना होगा। उनका साम्राज्य एक बड़ा और विविध साम्राज्य था, जिसमें अलग अलग सभ्यताएं और संस्कृतियां शामिल थी। अशोक ने इस साम्राज्य को एक शांत समाज में परिवर्तित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह समझना था कि इस ज्ञान को समाज में कैसे रखें जिससे यह किसी भी प्रकार के हानि से दूर रहे। अशोक ने अपने समय में जो विचार किया था वो ये था कि ये दुनिया कुछ नॉलेज के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन वो इस नॉलेज को खोना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए भी जरूरी था। इसलिए
अशोक ने डिसाइड किया कि इस नॉलेज को सिर्फ 9 लोगों के हाथों में दिया जाए। ये लोग ऐसे 9 स्कॉलर्स थे जो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट थे। लेजेंड के अनुसार ये 9 लोगों को दुनिया के अलग अलग रहस्यों की रक्षा करने का काम दिया गया। हर एक व्यक्ति एक अलग फील्ड में एक्सपर्ट था और इन फील्ड्स का स्कोप इतना वास्ट था कि ये पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदलने की कैपेसिटी रखता था। ये 9 लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग सिर्फ सीक्रेट नॉलेज के गार्डियंस नहीं बल्कि इस नॉलेज के कस्टोडियंस भी थे। अशोक ने इन्हें एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें ये अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखें और अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी नॉलेज पास करें। ये कहानी समय के साथ बदलती गई और प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों के अलावा आदि युग के लेखकों ने इस कहानी को अपनी तरह से लिखा। ये कहानी एक ऐसा मैदान बन गई जहां हर व्यक्ति अपने अपने विचारों और धारणाओं को डाल सकता था। ये समाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ऐसे कई अन्य प्राचीन समाज हैं जो इस प्रकार के रहस्यमयी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। इस एपिसोड में हम इन सभी समाजों के विचार को जानने की कोशिश करेंगे। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाटो की एकेडमी की। ये एक प्राचीन ग्रीक समाज थी जहां ज्ञान और दर्शन का अध्ययन होता था। यहाँ पर लोगों को अलग अलग प्रकार के विचार प्रदान किए जाते थे और उन्हें यह सीखने को मिलता था कि कैसे वे समाज और ज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं। प्लाटो के इस समाज का मकसद भी ये था कि ज्ञान को समाज में व्यवस्थित करना है जिससे लोगों को उसका लाभ मिले। यहाँ पर भी ज्ञान एक प्रकार का रहस्य था जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए था जो इस समाज का हिस्सा बन सकते थे। इसके अलावा इजिप्शियन मिस्ट्री स्कूल्स भी एक ऐसे समाज के रूप में देखे जा सकते हैं जहां लोगों को ज्ञान प्रदान किया जाता था। यहाँ पर ज्ञान को छुपा कर रखा जाता था और ये एक प्रकार की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी। इस समाज का मकसद भी ज्ञान को एक विशेष समुदाय तक सीमित रखना था। इजिप्शियन मिस्ट्री स्कूल्स का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्होंने समय के साथ कई सभ्यताओं को प्रभावित किया। फ्रीमेसन्स का विकास भी इस प्रकार के रहस्यमयी समाजों के साथ संबंधित है। फ्रीमेसनरी एक समाज है जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुली है जिन्होंने सामाजिक और व्यवसायिक मामलों में एक स्थल प्राप्त किया है। उनका ज्ञान भी विशेष रूप से छुपाया जाता है जिसे सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जान सकते हैं। ये समाज भी व्यक्ति को एक ऐसी सामाजिक पहचान देने की कोशिश करता है जिससे वो अपने समुदाय के लिए प्रभावशाली बन सके। इन सभी समाजों में एक सामान्य धारणा है कि ज्ञान को व्यक्ति के हाथ में देना खतरनाक हो सकता है। हर एक समाज अपने ज्ञान को एक रहस्यमय और अलग ढंग से प्रस्तुत करता है जिसे सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही इस ज्ञान को समझ सके। इस प्रकार के समाजों की कहानियां हमेशा से ही लोगों को प्रभावित करती रही हैं क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के साथ साथ एक सामाजिक और धार्मिक पहलू भी होता है। ये कहानी लोगों को ये समझाती है कि ज्ञान कभी भी एक समाज तक सीमित नहीं होता बल्कि इसका प्रभाव दुनिया भर के हर समुदाय पे होता है। जैसे जैसे समय बदला लोगों ने इन कहानियों को नए तरीके से देखना शुरू किया। इस प्रकार द 9 अननोन्स के चरित्रों की महत्वपूर्ण अनुकरण किए गए और इन्हें समय के परिप्रेक्ष्य में समझा गया। आज के समय में इस कहानी के प्रभाव साइबर कल्चर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी देखा जा सकता है। इंटरनेट के ज़माने में जब लोग अक्सर सीक्रेट सोसाइटीज़ और हिडन नॉलेज की तलाश में रहते हैं, द 9 अननोन्स की कहानी एक विशेष महत्व रखती है। इस कहानी को लेकर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स भी बनाई गई हैं जो इसे एक मॉडर्न ट्विस्ट देती है। लोगों में इस कहानी के प्रति क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट होती है क्योंकि ये उन्हें एक ऐसे ज्ञान की तलाश में ले जाती है जो समाज में प्रचलित नहीं है। ये कहानी हमेशा से ही लोगों को प्रभावित करती रही है और आज भी ये एक रहस्यमय और एंगेजिंग टॉपिक बना हुआ है। अब बात करते हैं उन फील्ड्स की जो 9 मेंस को दिया गया था। सबसे पहला फील्ड जिसे हम डिटेल में समझेंगे वो है एल्केमी। भारत में एल्केमी, जिसे रस शास्त्र कहा जाता है, काफ़ी समृद्ध इतिहास है जो मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए धातुओं और रसायनों की खोज में जुड़ा हुआ है। रस शास्त्र के प्रैक्टिशनर्स, जिन्हें रसवादी कहा जाता है, ने धातु और मिनरल की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की ताकि पोटेंट मेडिसिन्स और एलिक्सिर्स बनाए जा सके। रस रत्न समुच्चय एल्केमिकल प्रोसेसेस जैसे डिस्टिलेशन और कैल्सिनेशन के सोफिस्टिकेटेड मेथोडोलॉजीज को दर्शाते हैं। इनका मकसद महारस यानी अल्टीमेट मेटल प्राप्त करना है जिससे अमर और स्वस्थ रहने की प्राप्ति हो। यह खोज भारत के एल्केमिकल प्रैक्टिसेस की गहन दार्शनिक मूलों को दर्शाती है
जो कि शारीरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास दोनों को जोड़ती है। प्राचीन काल में एल्केमी को टाओइज्म से जोड़ा गया। ये सिर्फ धातुओं को परिवर्तन पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि अमर होने की खोज पर भी थी। टाओइस्ट एल्केमी ने इंटरनल एल्केमी यानी नीडन पर ध्यान दिया, जहां शरीर की इंटरनल एनर्जीज को मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और डाइटरी प्रैक्टिसेस के माध्यम से कल्टीवेट किया गया। द सीक्रेट ऑफ गोल्डन फ्लावर में एनलाइटनमेंट और शारीरिक लॉन्जिविटी पाने के लिए प्रोसेसेस का वर्णन है। चीन के अल्केमी में एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस भी शामिल थी, जहां हर्बल मिक्सचर्स और मिनरल्स कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता, जिससे औषधियां बनाई जाती थी जो हेल्थ के लिए और अच्छी थी। इस्लामिक गोल्डन एज ने अल्केमिकल विचार में एक महत्वपूर्ण विकास किया। जबीर इब्न हयन जैसे स्कॉलर्स ने को अक्सर फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने काम से मॉडर्न साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए आधार बना दिया। अमिक अल्केमिस्ट्स ने ग्रीक, इजिप्शियन और इंडियन ट्रेडिशंस को मिलाकर एक यूनिक ब्लेंड बना दिया। मध्यकाल में अल्केमी मिस्टिसिज्म और फिलॉसफी से जुड़ी रही। अल्केमिस्ट जैसे पार्सेलिस और निकोलस फ्लेमल ने प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश की, विश्वास करते हुए कि बेस मेटल्स को गोल्ड में बदलना संभव है। ऐसा करने से उन्होंने जीवन के ज्ञान को भी समझना चाहा। अल्केमी इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ केमिस्ट्री का पहला रूप नहीं था, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल जर्नी थी, जिसका मकसद व्यक्ति का सुधार था। एल्केमिकल टेक्स्ट्स में सिंबलिज्म अक्सर पर्सनल डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को दर्शाता था। एक ऐसा फील्ड था जो पुराना और नया दोनों था। एल्केमी को हम आज के ज़माने में केमिस्ट्री का प्री कर्सर मानते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में एल्केमी का मतलब सिर्फ मेटल्स को गोल्ड में बदलना नहीं था। इसका एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल मीनिंग भी था, जो अभी हमने समझा। एल्केमिस्ट्स ये समझते थे कि मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इंसान अपने अंदर भी कर सकता है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पा सकता है। अशोक के समय यही मतलब था एल्केमी का, ह्यूमन कॉन्शियस के ट्रांसफॉर्मेशन। यह कहानी कहती है कि द फर्स्ट अननोन के पास एल्केमी का पूरा सीक्रेट था। इस नॉलेज का एक पार्ट था मेटल्स को प्योरीफाई करना और गोल्ड में कन्वर्ट करना, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा था अमृत या एलिक्सिर ऑफ लाइफ का रहस्य। अगला फील्ड था माइक्रोबायोलॉजी। चरक संहिता में रस के अलग अलग प्रकार और उनकी औषधि के रूप में उपयोग का उल्लेख है, जो आज के एंटीबायोटिक्स और हर्बल मेडिसिन के जैसे ही है। सुश्रुत संहिता में भी एक क्लासिक टेक्स्ट है जो सर्जरी और चिकित्सा में ज्ञान प्रदान करती है। इसमें व्याधि के लक्षण और उनका उपचार का काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में असेप्टिक टेक्निक्स का उल्लेख किया है, जो आज के समय में मॉडर्न सर्जिकल प्रैक्टिसेस से जुड़ा है। सुश्रुत ने जिसमें शुष्क और अशुष्क व्याधि का प्रमाणीकरण किया, वहीं पर आज के समय में भी ऐसे टेक्निक्स का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इससे यह साफ होता है कि कैसे प्राचीन समय से लेकर आज तक ज्ञान लगभग सेम ही है। आज के समय में आयुर्वेद का ज्ञान हर्बल मेडिसिन के रूप में उपयोग होता है। औषधियों का इस्तेमाल सिर्फ व्याधियों के उपचार के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए भी होता है। आयुर्वेद के अनुसार विशेष औषधियों के प्रभाव को समझना आज की मॉडर्न मेडिसिन के लिए भी जरूरी है। ये देखा गया है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास व्याधियों और उनके उपचार के लिए समझ होती थी, जो आज की माइक्रोबायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। औषधियों के प्रभाव और उनकी सही इस्तेमाल की टेक्निक्स आज भी प्रभावित करती हैं। आज के समय में आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन के लिए प्राचीन टेक्स्ट्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आज के मॉडर्न एंटीबायोटिक्स और ट्रीटमेंट्स से समझा जा सकता है। आयुर्वेद का ज्ञान सिर्फ व्याधियों के उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें व्यक्ति की पूरी स्वास्थ्य का परवाह किया जाता है। आज की माइक्रोबायोलॉजी का ज्ञान ऐसे टेक्निक्स पर आधारित है जो प्राचीन एल्केमिस्ट्स ने इस्तेमाल किए थे, जैसे कि एल्केमिकल प्रोसेसेस में शारीरिक औषधियों को समझना और उनका उपयोग करना शामिल है। वैसे ही आज की माइक्रोबायोलॉजी में भी माइक्रोबियल कल्चर्स और उनकी प्रॉपर्टीज को समझने पर केंद्रित है। आज की माइक्रोबायोलॉजी ने यह दर्शाया है कि कैसे कुछ औषधियां एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखती हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने इन प्रॉपर्टीज को पहचाना और उनका इस्तेमाल भी किया, जैसे कि नीम के पत्ते को व्याधियों के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। आज भी इसके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए रिसर्च चल रहे हैं। सोचिए, अशोक के समय में डिजीजेस को समझना और उनका इलाज करना कितना मुश्किल होगा, जब माइक्रोस्कोप जैसे टूल्स नहीं थे। लेकिन पुरानी सिविलाइजेशंस में भी कई ऐसे राज थे जिसे हम आज के मॉडर्न साइंस से मैच कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि एक और अननोन के पास माइक्रोबायोलॉजी का सीक्रेट था।
इसका मतलब था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीजेस को समझना और उनका इलाज करना। भारतीय आयुर्वेद में कई ऐसे टेक्निक्स और हर्बल रेमेडीज का जिक्र है जो आज के मॉडर्न एंटीबायोटिक्स से मिलते जुलते हैं। इसलिए कई रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद ये एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज है जो बाद में हम तक पहुंचा। अब हम आते हैं तीसरे फील्ड पर जो और भी मिस्टीरियस है, माइंड कंट्रोल और साइकोलॉजी। उपनिषद, जो कि वैदिक लिटरेचर का एक हिस्सा है, मन और आत्मा के संबंध पर गहरा चिंतन करते हैं। इन टेक्स्ट्स में यह बताया गया है कि मन कैसे अनेक अवस्थाओं में रह सकता है और कैसे इसे समझना जरूरी है। छांदोग्य उपनिषद में मन को एक पावरफुल टूल के रूप में देखा गया है जिससे व्यक्ति अपने आत्मा को समझ सकता है। यहाँ पर तत्वमसि का ज्ञान दिया गया है जो कि ये बताता है कि व्यक्ति और आत्मा अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। इससे यह समझना आसान होता है कि मन कैसे व्यक्ति के व्यवहार और विचारों को प्रभावित करता है। मांडुक्य उपनिषद में मन की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में चर्चा की गई है। ये विचार इससे प्रकट करते हैं कि मन के अलग अलग अवस्थाओं को समझकर व्यक्ति अपने आत्मा की असली स्थिति तक पहुंच सकता है। भगवद गीता एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक टेक्स्ट है जिसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातें प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ पर मन और समस्याओं के बीच संबंध को समझाया गया है। चैप्टर 6 में मेडिटेशन के माध्यम से मन के नियंत्रण करने का विचार है। कृष्ण कहते हैं, योगिक प्रैक्टिस से मन को समझना और कंट्रोल करना आसान होता है। यहाँ पर ध्यान को एक पावरफुल टूल के रूप में समझा गया है जो कि व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने की शक्ति देता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, इसका मतलब है कि योग मन के फ्लक्चुएशंस का निरोध है। यहाँ पर योग को एक टेक्निक के रूप में देखा गया है जिससे मन के फ्लक्चुएशंस को समझा और कंट्रोल किया जा सके। योग सूत्र में ध्यान के विभिन्न मेथड्स हैं जैसे कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, इन पर बहुत प्रकाश डाला गया है। ये टेक्निक्स व्यक्ति को अपने अंतर मन को समझने और मन को कंट्रोल करने के लिए काफी उपयोगी साबित होती हैं। अब हम देखेंगे कैसे भारतीय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, खासतौर पर ध्यान और मेडिटेशन, को मन के कंट्रोल टेक्निक्स के रूप में देखा जा सकता है। मेडिटेशन का प्राचीन इतिहास है और ये न सिर्फ भारतीय सभ्यताओं में बल्कि दुनिया भर में विकसित हुआ है। मेडिटेशन का प्राचीन मकसद व्यक्ति के मन को कंट्रोल करना और उससे शांत करना था। आज के समय में माइंडफुलनेस मेडिटेशन का विकास हुआ है जो कि मन को शांत करने और उसे एक सही दिशा में लगाने में मदद करता है। इसमें व्यक्ति को अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होता है जिससे व्यक्ति अपने भावों और विचारों को समझ सकता है। आज के ज़माने में माइंड कंट्रोल को हम साइंस फिक्शन और स्पाई मूवीज के साथ जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन एंशिएंट भारत में इस कॉन्सेप्ट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। माइंड कंट्रोल के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ एक इंडिविजुअल का माइंड को मैनिपुलेट करने तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये सोसाइटी और मासेस को इन्फ्लुएंस करने के टूल्स थे। और जो लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट होते थे वो समझते थे कि कैसे एक व्यक्ति के विचार, भावना और मनोविज्ञान को कंट्रोल किया जा सकता है। ये कहा जाता है कि थर्ड अननोन के पास माइंड कंट्रोल और साइकोलॉजी का ज्ञान था। अशोक ने देखा था कि वॉर के दौरान कैसे एक व्यक्ति के विचार और इमोशंस को कंट्रोल करने से पूरा बैटल फील्ड चेंज हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो इस नॉलेज को समझ सके और इसे मिसयूज होने से बचा सके। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एंशिएंट भारत में मेडिटेशन और माइंड कंट्रोल की कई टेक्निक्स आज भी प्रैक्टिस की जाती हैं। प्राणायाम, ध्यान और मंत्र चैंटिंग को एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के टूल्स के रूप में समझा जाता था। क्या ये टेक्निक्स एक व्यक्ति के माइंड को मैनिपुलेट करने का टूल हो सकती है? क्या एंशिएंट भारत में ये सोच थी कि इंसान के विचार और इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? इस टॉपिक पर आज भी स्कॉलर्स डिबेट करते हैं। माइंड कंट्रोल का एक और एंगल है मास मैनिपुलेशन का। जब हम पुरानी राजाओं और साम्राज्यों के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें यह समझना पड़ता है कि ये रूलर्स कैसे अपने विचारों को अपने सब्जेक्ट्स तक पहुंचाते थे। क्या ये एक फॉर्म ऑफ माइंड कंट्रोल नहीं था? एंशिएंट किंग्स के सिंबल्स, रिचुअल्स और नरेटिव्स एक तरह से प्रोपेगेंडा और माइंड कंट्रोल्स के टूल थे जिनका इस्तेमाल वो अपने राज्य को मेंटेन करने के लिए करते थे। अब हम चलते हैं एक और फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस फील्ड की तरफ, सीक्रेट साइंस और टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजीज की जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने छेड़ी है।
चीज़ें जो अपने टाइम से काफ़ी आगे थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इरिगेशन सिस्टम्स हज़ारों साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लोगों ने एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप जाइए एपिसोड लिस्ट में, आपको बहुत डिटेल्स मिलेंगी। तो उनके शहरों में अंडरग्राउंड सीवर्स थे, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स थी जो मॉडर्न सिटीज में सिर्फ 19th सेंचुरी में देखे गए। इंडस वैली का इरिगेशन सिस्टम इतना एडवांस था कि आज के शहरों से कंपेयर किया जा सकता है। वो लोग अपनी सिटीज को इस तरह डिजाइन करते थे जो सस्टेनेबल थी, वो भी बिना मॉडर्न टूल्स के। फिर अगर हम एंशियंट इजिप्ट की बात करें तो पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन अब तक एक मिस्ट्री है। इन मैसिव स्टोन ब्लॉक्स को जो हजारों टन वेट करते हैं, इतनी प्रिसीजन के साथ कैसे रखे गए? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ बनाया गया है, जो आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए मुश्किल है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उनके पास ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी की ऐसी नॉलेज थी जो बहुत बाद में रीडिस्कवर की गई। पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को बिना मॉडर्न टूल्स के बनाने के लिए एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कौन सी सीक्रेट नॉलेज थी? हमारे इंजीनियर्स के लिए आज भी इस स्केल पर इतना प्रिसीजन लाना मुश्किल होता है। अगर बात की जाए एंशिएंट वेपनरी और इंजीनियरिंग मार्वल्स की, ग्रीक्स और रोमन्स ने अपने टाइम के मोस्ट एडवांस्ड वॉर मशीन्स बनाए, जैसे बलिस्टा और ट्रिब्यूशेट। ये मशीन्स मैसिव प्रोजेक्टाइल्स को काफी दूर तक लॉन्च कर सकती थी। ये मशीन्स काफी इंपॉर्टेंट थी सेज वॉरफेयर में, और इनका यूज करके वॉल्स और फोर्टिफिकेशंस को तोड़ दिया जाता था जो पहले इम्पेनेट्रेबल थी। ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस ने अपने वॉरफेयर को डोमिनेट करने के लिए ऐसी एडवांस्ड मशीन्स बनाई जो मैकेनिकली बहुत आगे थी। बलिस्टा और ट्रिब्यूशेट जैसी मशीन वो अपने एनिमीज को फोर्ट्स तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, और मेटलर्जी में ये लोग बहुत एडवांस थे। इंडिया में चोलास और मौर्यस ने भी मेटलर्जी और सिटी प्लानिंग में इंप्रेसिव टेक्नोलॉजीज डेवलप की थी, स्पेशली एंशिएंट इंडियन स्टील, जिसे वुड्स स्टील कहते हैं, was one of the finest metallurgical achievement. ये स्टील इतना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था कि इससे डेमस्कस स्वॉर्ड्स बनाई जाती थी जो दुनिया भर के वॉरियर्स के बीच फेमस थी। एंशिएंट इंडिया के मेटलर्जी का एग्जाम्पल वुड स्टील से लिया जा सकता है, जो दुनिया के बेस्ट स्टील में से एक है। डेमस्कस स्वॉर्ड्स को इस स्टील से बनाया जाता था और ये अपनी शार्पनेस और स्ट्रेंथ के लिए वर्ल्ड फेमस थी। अगर बात की जाए विमान्स की यानी एरोप्लेन्स की, जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में फ्लाइंग मशीन्स के रूप में डिस्क्राइब की गई हैं। वैदिक स्क्रिप्चर्स और वैमानिका शास्त्र में विमान का जिक्र आता है, जिसमें इन मशीन्स के स्ट्रक्चर और फ्लाइंग टेक्निक्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं। ये मशीन्स ना सिर्फ आसानी से स्पीड बढ़ा सकती हैं, बल्कि डायरेक्शंस चेंज कर सकती हैं और हवा की डिफरेंट डायमेंशंस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इमेजिन कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ऐसे फ्लाइंग मशीन्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया था जो आज के टाइम के लिए भी फ्यूचरिस्टिक लगती हैं। वैमानिका शास्त्र में डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स दिए गए हैं कैसे ये मशीन्स एंटी ग्रेविटी का यूज करके फ्लाइट ले सकती थी। ऐसे मशीन्स का कॉन्सेप्ट आज के भी एरोस्पेस इंजीनियर्स के लिए एक ड्रीम जैसा लगता है, नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का जिक्र हमें और एंशिएंट कल्चर्स में भी मिलते हैं। एंशिएंट इजिप्ट में कुछ हायरोग्लिफ्स ऐसे मिले हैं जो फ्लाइंग मशीन्स की तरह दिखते हैं, और साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशंस में भी कुछ स्ट्रेंज कार्विंग्स हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं। क्या ये पॉसिबल है कि उन एंशिएंट कल्चर्स के पास एडवांस्ड एरोडायनामिक्स की नॉलेज थी जो हम अब तक रीडिस्कवर नहीं कर पाए हैं? क्वेश्चन और भी फैसिनेटिंग हो जाता है जब हम देखते हैं कि डिफरेंट एंशिएंट कल्चर्स ने एक तरह की एडवांस्ड फ्लाइंग मशीन्स को डिपिक्ट किया है। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन थी या कुछ और? ये कहा जाता है कि फोर्थ अननोन के पास ऐसा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का रहस्य था जो अपने टाइम से कई साल आगे था। एंशिएंट भारत में कई एडवांस टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया गया है जो आज के समय में भी मार्वल मानी जाती हैं। विमान, जैसा कि मैंने बताया, एक फ्लाइंग मशीन, या फिर ऐसे वेपन्स जिनके बारे में महाभारत और रामायण में भी लिखा गया है। इवन पुष्पक विमान जो कि रामायण में वर्णित है, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कई रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद कुछ ऐसी नॉलेज थी जो टाइम के साथ खो गई। ये एक पॉसिबिलिटी है कि अशोक के 9 अननोन में एक के पास ये रहस्य था। शायद ये सोचने में आज हमें मजा आए, बट एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि नॉलेज ह्यूमैनिटी के लिए इतनी डेंजरस हो सकती थी कि उनको छुपा के रखना ही बेटर था।
और ये 9 अननोन की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि कुछ चीजें शायद हमेशा मिस्ट्री ही रहेंगी। अब तक तो हमने सुना कि 9 अननोन के पास कौन सी नॉलेज थी, लेकिन और बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है। ये टॉपिक है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कम नहीं। कई रिसर्चर्स और राइटर्स कहते हैं कि ये लोग आज भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, लाइक द जनरेशन ऑफ दोज 9 पीपल, और अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए हैं जो इस बात को सिग्नल करते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी अब भी अपना काम कर रही है। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि हर जनरेशन में ये 9 लोग अपनी जगह नए स्कॉलर्स को देते हैं। ये नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है, लेकिन इस नॉलेज को दुनिया के सामने नहीं लाया गया। कहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये मानते हैं कि इस सीक्रेट सोसाइटी का रोल आज के एडवांस्ड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और न्यू वर्ल्ड के ऑर्डर के पीछे हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि द 9 अननोन को मॉडर्न टाइम्स के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर देखते हैं, जैसे कि फ्रीमेशंस या इल्यूमिनाटीज। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी सीक्रेट सोसाइटीज के रूप में देखी जा सकती हैं जो दुनिया के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब हम एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन की तरफ आते हैं। क्या कुछ नॉलेज को सीक्रेट रखना जरूरी होता भी है? ये 9 अननोन का कॉन्सेप्ट कोर आइडिया था कि कुछ चीजें दुनिया के लिए इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि उन्हें छुपाना चाहिए। इस टॉपिक पर डिबेट्स हुई हैं। कुछ फिलोसोफर्स मानते हैं कि नॉलेज को छुपा कर रखना बहुत अच्छी बात है, और कुछ लोग मानते हैं कि इससे पावर का मिसयूज होता है। जैसे आज के ज़माने में भी कई ऐसे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो या बायोटेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट इस नॉलेज को पब्लिक से छुपा कर रखती है ताकि मिसयूज ना हो। तो ये था अबाउट 9 अननोन्स। हमने देखा कि कैसे ये कहानी सम्राट अशोक से शुरू होती है, कैसे एक महान सम्राट ने अपनी क्रूएल्टी और कॉन्क्वेस्ट से शांति और धर्म का मार्ग चुन लिया, और कैसे उस डिसीजन ने एक सीक्रेट सोसाइटी को जन्म दिया जो दुनिया के लिए आज तक एक रहस्य बनी हुई है। खैर, ये हमारा पहला एपिसोड था इस 9 अननोन्स सीरीज का। हमने ये भी देखा कि कैसे 9 अननोन के पास अलग अलग फील्ड्स के ज्ञान थे। खैर, हमने सिर्फ 4 ही देखे, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, माइंड कंट्रोल, एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, और साथ ही हमने एंशिएंट इंडिया के साइकी को भी समझा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये लेजेंड सिर्फ एक सीक्रेट सोसाइटी की कहानी नहीं, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की क्वेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ विजडम का एक डीपर रिफ्लेक्शन भी है। और ये क्वेश्चन हमेशा रेलेवेंट रहेगा कि क्या कुछ नॉलेज दुनिया के सामने आनी चाहिए, या क्या हमें कुछ चीज़ें छुपा कर रखनी चाहिए। जब हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं तो उनके पास जो ज्ञान और रहस्य थे वो आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। ये रहस्य अभी खुला नहीं है, लेकिन हमारे सामने कई और क्वेश्चंस अभी भी खड़े हैं, जैसे कि क्या एंशिएंट भारत का ज्ञान किसी और दुनिया से आया था? क्या हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं वो एंशिएंट टाइम्स में भी एग्जिस्ट करती थी? और क्या ये पॉसिबल है कि हम आज भी इन अननोन मैन के इन्फ्लुएंस में हैं? तो हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट्स में। टिल देन कीप लिसनिंग टू इंडिया अनवील्ड, और जो भी क्वेरीज हैं, जो भी फीडबैक्स हैं, सजेशंस हैं, प्लीज ड्रॉप इट डाउन ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल which is indiaunveiled.podcast, or my email which is indiaunveiledpodcast@gmail.com. I'll see you real soon in the next episode. Till then, take good care of your health. This is Rakesh signing off from India Unveiled.